Hello friends, my name is Atifa and today we are going to understand class 7 geography chapter number 3 which is our changing earth. In this chapter we are going to understand that the how the earth changes. Let's start this chapter. The lithosphere is separated into various rigid irregularly shaped plates known as the lithospheric plates. So these, if I talk about this is a lithosphere and it is broken down into very irregular shaped plates just like a plates. So जो lithosphere है ये एक irregular shaped plates में टूट गए हैं और इन्हीं को हम लोग lithosphere plates कहते हैं. Okay friends, and these moves around us very slowly. और ये जो है ना ये चारों तरफ बहुत ही धीरे धीरे मूव करते हैं. क्यों मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टेन मैग्मा. क्योंकि मॉल्टेन मैग्मा के मूवमेंट के कारण ही लिथोस्फेयर धीरे धीरे मूव करते हैं. और मूव भी करते हैं तो किसके कारण? मॉल्टेन मैग्मा के मूवमेंट के कारण. अगर मॉल्टेन मैग्मा मूव नहीं करेगा तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी नहीं करेगा. अगर ये करेगा तो ये भी करेगा. ओके फ्रेंड्स, The molten magma inside the earth moves in a circular manner. So अगर हम लोग बात करें molten magma की तो molten magma earth के inside मूव करता है, outside तो करता नहीं है. ओके फ्रेंड्स, तो inside जब करता है फ्रेंड्स तो ये जो है ना ये सर्कुलर मैनर पे ऐसे सर्कुलर मैनर पे वो चलता है. सर्कुलर मैनर पे वो मूव करेगा, गोल गोल वो मूव करता है फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, ड्यू टू विच द अर्थ चेंजेस. और ये जब सर्कुलर मैनर पे मूव कर रहा है तो इसी के कारण अर्थ जो है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है. एज वेल एज द सरफेस और एज वेल एज द इनसाइड में और आउटसाइड दोनों में चेंजेस आते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मेल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड. The changes occurring in the earth are divided on the basis of the forces which cause them endogenic and exogenic forces. तो जो चेंजेस होते हैं ना उसको फोर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं. द फर्स्ट इज इंडोजेनिक फोर्सेस एंड सेकेंड इज एक्सोजेनिक फोर्सेस. एक एक के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक को अच्छे तरीके से समझेंगे. अब देखते हैं फ्रेंड्स इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है. इंडोजेनिक फ्रेंड्स जो है इंडोजेनिक comes from two words, Indo plus Genic. And what is the meaning of Indo? The meaning of Indo is inside. And Genic means origin. Okay friends, so ये clear हो रहा है, ये things clear हो रहा है. I hope friends. देखिए, इंडो मीन्स इनसाइड एंड जेनिक मीन्स ऑरिजिन. मतलब वो फोर्स जो इनसाइड द अर्थ से ऑरिजिन होता है, जो कहाँ से ऑरिजिन होता है? इनसाइड द अर्थ. उससे हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. और इंडोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल क्या हो गया फ्रेंड्स? इंडोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल हो गया अर्थक्वेक. ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है. अर्थक्वेक के बाद वोल्केनो. और ये सारे जो फोर्सेस हैं इन सारे दोनों फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? सडन फोर्सेस कहते हैं. इसका नाम हम लोग क्या दिए हैं? सडन फोर्सेस दिए हैं. तो इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं. फोर्सेस दैट ऑकर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेस. इट मीन्स जो वो फोर्सेस जो अर्थ सरफेस के बीनीथ मीन्स इनसाइड, अर्थ सरफेस के इनसाइड में जो ऑकर होता है वो फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. और ये जो इंडोजेनिक फोर्सेस है ना ये दो प्रकार के हैं, टू टाइप्स के हैं. पहला जो है वो है सडन फोर्सेस. तो सडन फोर्सेस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं फ्रेंड्स. पहला एग्जाम्पल है सडन फोर्सेस का, वो है अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक क्या होता है फ्रेंड्स तो वो देखेंगे. एन अर्थक्वेक इज एन रिजल्ट ऑफ अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स. देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा फ्रेंड्स. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है और इससे कई सारे जियोग्राफी के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और ये जो मैं पढ़ाती हूँ ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हिसाब से पढ़ा रही हूँ मैं फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा थिंग्स भी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसे पढ़ें तो आपको और अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने में ईजीएस्ट लगे। Let's start from the first sudden forces, which is earthquake. An earthquake is the result of sudden release of energy by the movement of lithospheric plates. जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करते हैं और उस लिथोस्फेरिक प्लेट्स में से एनर्जी रिलीज होता है तभी अर्थक्वेक आता है। तभी क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। कितनी सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको इतने अच्छे से समझा दी। The place in the crust where the movement starts is called focus. चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था क्रस्ट क्या है। क्रस्ट जो है ये फर्स्ट लेयर है अर्थ का। तो क्रस्ट में किसी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट से अर्थ या इस पॉइंट से मैं समझाऊँ तो इस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है। मैं कह रही हूँ इस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं क्या कहूँगी, ये जो है ना ये कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? फोकस। अर्थ क्रस्ट में जहाँ से भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा उसी को फोकस कहते हैं। फिर से मैं बोल दे रही हूँ, अर्थ क्रस्ट में जहाँ से भी जिस प्लेस से मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। अब ये हमारा इनसाइड है, आई से मैंने लिख दिया, डिनोट कर दिया। ये क्या है? अब हमारा ये इनसाइड है, अर्थ का इनसाइड, और ये है सरफेस। तो जस्ट इसके ऊपर इस प्लेस को, जस्ट इसके ऊपर इस वाले सरफेस को हम लोग कहेंगे ईपी सेंटर। जस्ट क्रस्ट के ऊपर, जस्ट अपर द क्रस्ट, जस्ट अबव द क्रस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। अर्थ क्रस्ट पे जिस पॉइंट से मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं, और जस्ट ऊपर, उसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। द वाइब्रेशंस ट्रैवल फ्रॉम द ईपी सेंटर एज वेव्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स। फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, जो वाइब्रेशन करता है, अर्थक्वेक जब आता है तो सब हम लोग जो सरफेस है वो क्या होता है, वो वाइब्रेशन करता है। और जैसे ये कहाँ से आता है, या क्रस्ट पे था और यहाँ पे ईपी सेंटर से और दूर पूरा फैलेगा अर्थक्वेक, और फैलेगा। तो फैलेगा किस तरीके से? वेव्स की तरफ फैलेगा वो। ठीक है, ईपी सेंटर से जब वो आगे बढ़ेगा तो वो वेव्स की तरह फैलेगा फ्रेंड्स। तो जो टाइप्स होते हैं, जो अर्थक्वेक वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो अर्थक्वेक वेव्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो है वो है पी वेव्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं, एल वेव्स और इसे सरफेस वेव्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसे याद करने का सबसे ईजी तरीका है PSL वेव्स। बहुत ईजी तरीका है। हाउ मेनी earthquake waves are there? So PSL waves. 3 waves, name it. So PSL waves. Now friends, move to the forward. Now friends, see friends, the strength of earthquake decreases as we move away from the center, and the greatest damage usually nearest to the epicenter. फ्रेंड्स अब मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी और आपको समझ में भी आएगा। जैसे मान लो ये है अर्थ, अब अर्थ है तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे ईपी सेंटर है और जैसे ही हम इसके दूर जाएंगे, दूर जाते रहेंगे, दूर, ऐसे हम लोग यहाँ आएंगे, यहाँ पे थे और हम लोग यहाँ आ जाएंगे ट्रैवल करके, तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो आपकी जो डैमेज है, जो डैमेज होने वाली है, अर्थक्वेक का जो प्रभाव है वो कम पड़ेगा, डिक्रीज होते रहेगा स्लोली। जैसे ही आप अवे जाओगे, अवे द ईपी सेंटर,
the earthquake decreases and near the epicenter there was the greatest damage of the earthquake. आप समझ गए फ्रेंड्स कि जैसे ही आप एपीसेंटर के अवे जाएंगे तो अर्थक्वेक डिक्रीज होते रहेगा, और जैसे ही आप इस एपीसेंटर के नज़दीक ही में रहेंगे तो ग्रेटेस्ट डैमेज इज काउज्ड हैपनिंग, बहुत बड़ी डैमेज होगी. ठीक है फ्रेंड्स. एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ. फ्रेंड्स आ गया हमारा सिस्मोग्राफ. अब जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक आने के बाद वो मेज़र किया जाता है कि वो कितना आया, 7 पॉइंट आया, 8 आया, कितना आया वो. तो उसे मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है, एक मशीन है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ. आई होप फ्रेंड्स दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल. अब है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल. अब अर्थ का तो हम लोग मेज़र कर लिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड को भी तो मेज़र करना है, तो मैग्नीट्यूड मेज़र करने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज़ होता है. इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड नापने के लिए है और सिस्मोग्राफ मेज़र करने के लिए है. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ एन अर्थक्वेक ऑफ 7.0 इज क्लासिफाइड एज द मेजर अर्थक्वेक. जिस जगह पे आपने मेज़र किया सिस्मोग्राफ से या फिर रिएक्टर स्केल से, तो आपकी जो मेज़रमेंट आई वो 7.0 आई. इट मीन्स जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही मेजर है, मेजर अर्थक्वेक उस जगह पे हुआ है, बहुत भयानक अर्थक्वेक हुआ है. ओके फ्रेंड्स. तो सडन फोर्सेस की हम लोग और दूसरी एग्जांपल ले सडन फोर्सेस की दूसरी एग्जांपल जो कि है वोल्केनो. मैंने 2 बताई थी आपको एग्जांपल, लैंडस्लाइड नहीं बताया था, वोल्केनो और अर्थक्वेक बताया था. तो लैंडस्लाइड भी पढ़ेंगे हम लोग. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं वोल्केनो को. वोल्केनो आई होप आपको वोल्केनो के बारे में जानकारी होगी थोड़ी बहुत. कॉनिकल माउंटेन or hill having a vent opening through which molten material erupts suddenly is called a volcano. अब जैसे ये रहा, अब कोई भी कॉनिकल माउंटेन या फिर पहाड़ी हिल में एक वेंट होता है, ओपनिंग होता है. वेंट ओपनिंग कैसे, मैंने कहा यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं वेंट. इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ओपनिंग. इस वाले यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, एक वेंट, इसी को हम लोग वेंट कहते हैं. ये वेंट क्यों होता है, ताकि जो भी अगर मान लो इस कॉनिकल माउंटेन से शायद कोई मटेरियल शायद कुछ मॉल्टेन मैग्मा निकले, कभी भी निकल सकता है, तो निकले तो वो आराम से यहाँ से निकल जाए, जगह बना दिया जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जगह बना दिया जाता है. तो इसी को हम लोग कहते हैं मॉल्टेन मटेरियल. जो भी निकलेगा जैसे लावा निकलेगा, उसमें से रॉक के टुकड़े निकलेंगे, गरम भाप वेपर निकलेंगे, गैसेस निकलेंगे, तो इसी को हम लोग वोल्केनो कहते हैं. फ्रेंड्स, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. वोल्केनो बहुत ईजी था. अर्थक्वेक आपको थोड़ा और ज़्यादा बताया गया था, लेकिन ये बस थोड़ा सा बताया है मैंने. ठीक है फ्रेंड्स. तो ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक आपका हार्ड था, नहीं, वो बहुत ईजी है. वोल्केनो भी बहुत ईजी है, लैंडस्लाइड भी, बहुत सब कुछ ईजी है. मैं आपको पढ़ा दूंगी तो सारी चीज़ें ईजी ही लगेंगी. लैंडस्लाइड. अब लैंडस्लाइड क्या होता है, ये जो है ना, लैंडस्लाइड 2 वर्ड से मिलके बना है. लैंड प्लस स्लाइड. लैंड मीन्स ज़मीन और स्लाइड मीन्स गिरना. तो ज़मीन गिर जाती है मीन्स ज़मीन कहाँ कैसे गिरेगी, ज़मीन तो नहीं गिर सकती ना, वो माउंटेन वाली ज़मीन की बात कर रहे हैं. माउंटेन, आधा टुकड़ा माउंटेन का नीचे गिर जाता है कभी कदार. A landslide is the movement of a mass rock. समझ में आया यहाँ पे,
रॉक की मूवमेंट को लैंडस्लाइड कहते हैं। डेब्रीज और अर्थ डाउन द स्लोप ऑफ अ माउंटेन और क्लिफ मीन्स कि जो आपका पहाड़ है उस पहाड़ का एक थोड़ा सा एक टुकड़ा नीचे गिर गया, पहाड़ का टुकड़ा नीचे गिर गया, रॉक्स उसमें जो थे वो नीचे गिर गए, तो इसी को हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड फ्रेंड्स। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो लैंडस्लाइड है ये हैपन क्यों होता है, हैपन क्यों होता है, क्योंकि इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण ये हैपन होता है, बिकॉज ऑफ द इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ऑफ द इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एग्ज़ाम में आ सकते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, तो ये सारे को याद कर लीजिएगा। अब जो हमारा लास्ट एंड द फाइनल है फोर्सेस वो है डिस्ट्रोफिक फोर्सेस। मैंने आपको पहला फोर्सेस जो बताया था, इंडोजेनिक फोर्सेस का 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सडन फोर्सेस और एक होते हैं डियास्ट्रोफिक फोर्सेस। तो डियास्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। दीज आर फोर्सेस बिहाइंड स्लो प्रोसेसेस दैट केज द मेजर फीचर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये जो है ना, ये एक स्लो प्रोसेस वाला फोर्स लगता है, स्लो प्रोसेस वाला फोर्स लगता है, और ये जो है ना, ये अर्थ क्रस्ट का मेजर फीचर क्रिएट करता है, अर्थ क्रस्ट का मेजर फीचर क्रिएट करता है, इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंट्स। ये क्या इंक्लूड करता है, डिजास्ट्रिक फोर्स क्या इंक्लूड करता है फ्रेंड्स, तो ये इंक्लूड करता है कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, ओशियन बेड्स, फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल, hope you all these things all are clear to you people. I am so sorry friends for back my video lecture. Now come back to the topic. Let's understand about the exogenic forces. What is exogenic forces? So just like the endogenic forces, the exogenic forces is also made up of two words, which is exo plus genic. Exo means outside and genic means origin. It means the forces which is come outside the earth is known as exogenic forces. Let's understand the definitions. The forces like wind and water and ice that work on the surface of the earth are the impacts of celestial objects, comets, meteoroids on the earth are called exogenic forces. It means the small forces which affect the surface of the earth is known as exogenic forces. If I talk about the examples, so the examples is wind, water and ice that affect the surface of the earth. So the small forces is known as exogenic forces. So let's see the first type, which is major landforms. The landscape continuously worn away by weathering and erosion process. So what is the things that is happening in the major landforms, which is the land is weathered and erosion. जो लैंड होता है ना वो वेदर हो जाता है, तो वेदर मीन्स क्या होता है, मतलब कि वो लैंड हवा पानी के कारण टूट जाता है। ठीक है, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। Weathering is a natural wearing down of mountains and rocks on the earth's surface by wind and other animals in the environment. तो जो मैंने बताया वो यही कह रहा है। इरोजन क्या होता है, इरोजन ये एक प्रोसेस है वेदर्ड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। मैं आपको बता दूं वेदर्ड रॉक्स मटेरियल को, तो वेदर्ड मटेरियल कौन कौन से है, सॉइल, सैंड, ये दोनों क्या है, ये वेदर्ड मटेरियल है, और भी बहुत सारे हैं। और ये वेदर्ड मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह, जस्ट लाइक विंड के कारण, ग्लेशियर के कारण, वाटर के कारण। इसी प्रोसेस को हम लोग इरोजन कहते हैं। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल। मैं जानती हूँ कि ये जो है ना, ये 5th क्लास में पढ़ाए हुए होंगे,
ये थिंग्स 5th क्लास 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हो आप लोग। वेदरिंग और इरोजन ये मैं जानती हूँ आप लोग पढ़े होंगे। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इरोजन और डिपोजिशन का जो प्रोसेस है ये एक मेजर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस, ये क्या करता है, एक लैंडफॉर्म्स को एक डिफरेंट तरीके से क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं वर्क ऑफ अ रिवर पे। द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स द लैंडस्केप। अब ये हो गया लैंड और ये रन कर रहा है वाटर, तो इतना तो हमारा ज़मीन चल जाएगा। ये बार बार आएगी लहरें, बार बार आएगी बार बार जाएगी, तो इतने तो हमारे ज़मीन ख़राब हो जाएंगे। तो रनिंग वाटर जो है ना ये लैंडस्केप को इरोड्स करती है। When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley, it forms a waterfall. Waterfall क्या होता है? ये क्या है, एक ऊंचाई से जब पानी आता है ना, जो ऊंचाई से एक स्टीप एंगल में पानी आता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं वाटरफॉल। अब जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड में, जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स, जो कहाँ है, वेनेजुला में, और वेनेजुला कहाँ है, साउथ अमेरिका में। As a river flows, it erodes the land. It flows on carrying away a lot of material. और जब रिवर फ्लो करता है तो पता ही ये बहुत सारे मटेरियल को भी उड़ा लेते जाता है, मतलब कि वो ले चलता है अपने साथ, बहुत सारे मटेरियल को भी वो ले चलता है। As the river enters the plain, it forms meanders. ऑक्सबोल जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेन है, कोई एक ज़मीन है और वो प्लेन ज़मीन है और वहाँ पे रिवर इंटर करती है तो वो मियंडर फॉर्म करते हैं। मियंडर क्या होता है, वो इस तरीके का चलते हैं ऐसे ऐसे, जस्ट लाइक अ स्नेक। मियंडर इसी को कहते हैं, इसी को मैं मियंडर कहते हैं। और जब ये मियंडर ऐसे ऐसे चल रहे हैं मियंडर, और ये यहाँ पे हो गया मान लीजिए रेत हो गया, बालू हो गया, और बालू होने पे ये एक शेप बना लेते हैं, ये पानी इसमें चल जाएगा और ये एक जस्ट लाइक इस तरीके का शेप बना लेंगे। ये एक शेप बना ले हैं, शेप जैसे कि ऑक्सबो जैसा एक शेप बना लेते हैं और ये एक लेक बन जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक। फ्लैट फर्टाइल फ्लडप्लेन एंड लीव्स। The speed of the flowing water decreases as the river approaches the sea and the river begins to break up into number of streams called distributaries. अब फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स ना कि जो हमारा स्पीड है, फ्लोइंग वाटर का जो स्पीड है वो घटते जाता है सी और रिवर में जाते जाते वो घटते जाता है। अब जब एक रिवर हो गया और इस रिवर में कई सारे, एक मिनट फ्रेंड्स, ये रिवर हो गया और ये रिवर एक छोटे छोटे स्ट्रीम्स में टूट गए, तो इसी स्ट्रीम्स को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। एक होता है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, एक रिवर में कई सारे स्ट्रीम्स, स्मॉल रिवर आके मिल जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज ये है कि ये हमको रिवर देता है लेकिन ये रिवर नहीं देता, ये रिवर को मिलता है ट्रिब्यूटरीज में। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपुल। द रिवर्स बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड। और फिर वो ना, जब वो रिवर है ना वो बहुत स्लो बन जाता है और फिर वो अपना सारा जो लोड है वो डिपॉजिट कर देता है। और प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटरी जो है ना ये अपना एक माउथ फॉर्म करते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल माउथ्स फॉर्म आउट डेल्टा। और कई सारे ट्रिब्यूटरी बढ़ गए और सारे ट्रिब्यूटरी के पास अपना माउथ है, और जब ये सारे माउथ एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर वो क्या फॉर्म करेंगे, उनका जो फॉर्मेशन वो क्या करेंगे, वो करेंगे डेल्टा का फॉर्मेशन, वो डेल्टा फॉर्म करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। अब हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स।
The erosion and deposition of the sea waves given rise to coastal landform, sea caves, sea arches, tracts and sea cliff. यह कह रहा है कि इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, तो इसके कारण क्या होता है, इरोजन डिपोजिशन के कारण सी केव्स बन जाते हैं. सी के मतलब कि गुफा के टाइप का एक बन जाता है. अच्छा, और सी के आर्चेस बन जाते हैं, स्टैक्स, सी क्लिफ, ये सारे चीज़ बन जाते हैं. मैं आपको इमेजेस भी बहुत सारे दिखला रही होंगी, आपको दिख भी रहा होगा कि स्लाइड के बीच बीच में आपको इमेजेस दिख रहा होगा, जो जैसे कि वाटरफॉल का इमेजेस दिख रहा होगा, दिखा हुआ होगा आपका. तो बहुत सारे इमेजेस मैं आपको दिखलाई भी हूँ और आगे भी दिखलाऊंगी. बीचेस आर फॉर्म बाई द सेडिमेंट्स डिपोजिट्स अलॉन्ग द सोर्स बाई द सी वेव्स. बीचेस कैसे फॉर्म होता है, बाय द सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स जब सोर्स के नदी के किनारे डिपॉजिट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है. अब हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ सी. व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. वर्क ऑफ सी. ग्लेशियर्स कैन इरोड रॉक्स एंड लैंड. जो ग्लेशियर होते हैं ना, वो रॉक्स और लैंड को इरोड कर सकते हैं. इट मीन्स ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर होता है नदी. किसका नदी, बर्फ का नदी, आइस का नदी. तो वो जो क्या करता है, ये जो ग्लेशियर है ना, ये रॉक्स और लैंड को इरोड कर देता है. फ्रेंड्स, ये थिंग्स आपको क्लियर हो गया होगा ना, आई होप क्लियर हो गया होगा. They move slowly across the land taking along with the sorry friends. They move slowly across the land taking along with them rocks, sand, debris and soil and deposit they form a glacial moraines. और जब ये मूव करते रहते हैं स्लोली और जब ये ग्लेशियर डिपोजिट हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो ग्लेशियर मोराइंस फॉर्म करते हैं. तो आप क्वेश्चन आ सकता है हाउ द ग्लेशियर मोराइंस फॉर्म्स. तो जो मैंने अभी आपको बताया वो आप लिख सकते हैं. ध्यान से पढ़िएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही एग्जाम्स में आने हैं, कंफर्म आने वाले हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा. When the ice melts, the deep hollows carved out by this glaciers fill up with water and become beautiful lakes. और फिर ये हमारा जो है आइस मेल्ट हो जाता है, डीप हॉलोज बन जाते हैं, वाटर रहता है, फिर वो क्या बना लेते हैं, एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लेक्स बना लेते हैं. अब हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ विंड्स. हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, वर्क ऑफ विंड्स. विंड्स कैरी डस्ट, सैंड, volcanic ash etc. from one place to another. In the desert, wind is an active agent of erosion and deposition. विंड जो है ना, ये क्या कैरी करता है, डस्ट, सैंड, वोल्केनिक ऐश, ये सारा ये कंटेन करता है, कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह. और डिजर्ट में जो विंड है ना, ये एक एक्टिव एजेंट की तरह काम करता है. किसका एक्टिव एजेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन का. ओके फ्रेंड्स, deserts winds erode the lower section of the rock more than upper part. तो डिजर्ट में जो विंड चलते हैं ना, ये लोअर रॉक के लोअर सेक्शन को इरोड कर देता है. और ये जो रॉक है, ये इसका जो है ना, इसका नैरो बेस हो जाता है और टॉप जो है ना वो बहुत वाइड हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है. तो इसको लोग क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो मशरूम की तरह है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सैंड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर बाई विंड. जो सैंड है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसकी कैरी कौन करता है, विंड कैरी करता है. Sand dunes are small hill-like structures which are formed when the wind stops blowing and the sand falls and get deposited. तो सैंड डोन्स क्या होता है, सैंड डोन्स एक स्मॉल हिल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म होता है जब विंड जो है स्टॉप्स कर देती है ब्लो करना और एक जगह जो है ना वो सैंड इकट्ठा हो जाता है, तभी हमारा सैंड डोन्स फॉर्म होता है. द विंड कैन कैरी फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड ओवर बाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज. और विंड जो है ना सैंड को बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक कैरी कर सकता है. Loses is fine grained material that has been transported and deposited in large areas by the wind. Large deposits of looses are found in China. चाइना का
चाइना में क्या है, सबसे लार्ज डिपॉजिट्स होती है, सबसे लार्ज डिपॉजिट्स, लूजर्स की सबसे लार्ज डिपॉजिट्स होती है, जो कि कहाँ है, चाइना में है। फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है और मैं आप लोग के लिए लाऊंगी सम एमसीक्यू क्वेश्चंस और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि इस चैप्टर को आप कितना समझे हैं, आवर चेंजिंग अर्थ वाले चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, इस जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और एक बार था कमेंट कीजिए कि मेरा वीडियो कैसा है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। मैंने इसका वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जब तक आप इस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तब तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और मैं आपके लिए जल्दी लेके आ रही हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।